जी, तो हम पधार गए हैं आपके सामने आज बीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटी के पहले चैप्टर पर ही। आज फिर हम 3 से 4 क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो है प्रशासन, प्रबंध एवं संगठन में अंतर, डिफरेंस एमंग एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस पे चर्चा तो करनी है, लेकिन चर्चा करने से पहले आपसे कल के वीडियो के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कल हमने जो पढ़ा था तो उसके आंसर आप लिखेंगे किस पर? कमेंट बॉक्स पर। सबसे पहला प्रश्न है, प्रबंध का अंतिम कार्य किसे माना जाता है? प्रबंध का अंतिम कार्य किसे माना जाता है? दूसरा प्रश्न आपके लिए है, लुइस एलन के अकॉर्डिंग, लुइस एलन के अनुसार प्रबंध की क्या परिभाषा है? लुइस एलन के अनुसार प्रबंध की परिभाषा लिखिए। तीसरा प्रश्न रहेगा आपके लिए, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह किसने कहा है? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह किसने कहा है? और चौथा प्रश्न आपके लिए रहेगा कि प्रबंध का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसे माना जाता है? चलिए, आपने क्वेश्चन सुन लिया होगा और आप उसके आंसर्स भी कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं अपने इस प्रश्न पर। प्रशासन, प्रबंध और संगठन में अंतर पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रशासन, प्रबंध और संगठन में क्या अंतर है, इस पर चर्चा करने से पहले आप सबका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। जैसे कि प्रबंध के स्तर होते हैं, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो उच्च स्तरीय प्रबंध जो होता है उसका नाम होता है प्रशासन, ठीक है ना। और प्रशासन जो होता है, प्रशासन में क्या काम होता है? नीतियों को निर्माण करने का काम किया जाता है। जो नहीं, किसी भी ऑफिस में सबसे बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, क्या काम करते हैं? वो काम कुछ नहीं करते हैं, काम सिर्फ अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ नीतियों का निर्माण करने में लगे रहते हैं। नीतियां निर्माण तो कर लेते हैं, अब वो नीतियां बनाने के बाद भैया आगे काम कैसे होगा, तो उस पर काम कराने का काम कौन करता है? प्रबंध। यानी कि जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो क्या काम करता है? जो भी नीतियां ऊपर से मिल रही हैं, जो भी पॉलिसीज ऊपर से तैयार की जा रही हैं, उस तैयार हुई पॉलिसी पर ये लोग काम करने का काम करते हैं, मतलब काम करवाने का काम करते हैं। और काम करवाने का काम तो इन्होंने कर दिया, और नेक्स्ट का आगे उस पर काम करेगा कौन? तो काम करने के लिए हमारे पास होता है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लोगों का समूह, कर्मचारियों और अधिकारियों का जो समूह होता है, जो कि हमारे द्वारा मतलब प्रशासन के द्वारा बताए गए कार्यों को करता है ना। तो वो कौन कहलाता है? संगठन कहलाता है। सबसे पहली बात आ जाती है प्रशासन की, आखिरी बात संगठन की। तो भैया प्रबंध क्या करता है? तो प्रबंध या प्रबंधक जो होते हैं ना, इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। इधर से जो निर्देश मिलते हैं, आदेश मिलते हैं, उनको नीचे तक पहुंचाते हैं, यानी संगठन तक पहुंचाते हैं। और संगठन के पास जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को प्राप्त करके कहां पहुंचाते हैं? प्रशासन तक पहुंचाते हैं, है ना। तो ये प्रबंध जो होते हैं, ये इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। चलिए, अंतर पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात है, प्रशासन जो होता है वो उपक्रम के लिए उद्देश्यों और नीतियों को निर्धारित करता है। यानी कि हमारे उपक्रम, हमारे व्यवसाय के लिए, हमारी कंपनी के लिए क्या क्या नीतियां सही रहेंगी, क्या उद्देश्य रहेंगे, इनका निर्माण या निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रशासन के द्वारा किया जाता है। प्रबंध का क्या काम होता है? तो प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, इन्होंने लक्ष्यों का, उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया, इनके उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, यानी कि इनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठन जो होता है वो नेतृत्व का काम करता है और मार्गदर्शन का काम करता है। लेकिन किसका नेतृत्व करता है, किसका मार्गदर्शन करता है? तो वो संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है। इसके बाद आती है बात संगठन की। संगठन का क्या काम है? तो संगठन जो होता है वो उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में, है ना। उत्पत्ति यानी उत्पादन, उत्पादन और उत्पत्ति के साधन वही है 5: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, ठीक है ना। तो ये जो उत्पत्ति के जो साधन होते हैं, इन साधनों में समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। भूमि यानी लैंड, श्रम यानी लेबर, पूंजी यानी कैपिटल, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन,
और साहस यानी वही एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। तो इन सभी के बीच में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम कौन करता है, हमारा संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे अगर हम अपने कंपनी को एक इंसान मान लेते हैं तो उस इंसान के आधार पर जो हमारा प्रशासन होता है उसे संस्था का मस्तिष्क माना जाता है। जो प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, वो क्या मानी जाती है, ब्रेन मानी जाती है, मस्तिष्क मानी जाती है, किसका, हमारी संस्था का। जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसे अपनी संस्था की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, ये सोल कहलाते हैं, ठीक है ना। और जो संगठन होते हैं यानी कि वो उसको क्या माना जाता है, हमारा शरीर माना जाता है, जिसके माध्यम से हम सारे के सारे कामों का क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं, ठीक है ना। तो संगठन जो होता है उसे संस्था का शरीर माना जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है ना, कि हमारे किसी भी उपक्रम का मस्तिष्क कौन कहलाता है। तो किसी भी उपक्रम का मस्तिष्क कौन कहलाता है, प्रशासन। आत्मा कौन कहलाता है, प्रबंध यानी मैनेजमेंट। और शरीर कौन कहलाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब वही अभी हमने 2-3 स्तरों की बात की थी, जो हम अभी आगे के क्वेश्चन पर इन पे ही चर्चा करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 पर। 8वां, ये 5वां प्रश्न इस तरीके से। 4 प्रश्नों पे चर्चा हम कल कर चुके थे और उसके आगे के क्वेश्चंस पर चर्चा आज कर रहे हैं, इसलिए 5वां प्रश्न है। 6, 7, 8 पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इधर देखते हैं। यह उच्च स्तरीय कार्य करता है, यानी कि जो उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा या जो प्रबंध के उच्च स्तर के द्वारा जो काम किया जाता है नीतियों के निर्माण का, वो कौन करता है, प्रशासन करता है। यह मध्य स्तरीय कार्य करता है, मतलब कि ये नीतियों का निर्माण तो करते हैं, लेकिन ये नीतियों को लागू कौन करवाता है, तो ये लागू करवाते हैं, यानी कि जो मध्य स्तरीय प्रबंधक। तो इसीलिए प्रबंध को इसमें क्या कहा जा रहा है, ये मध्य स्तरीय कार्य करता है। इनका काम नीतियों को लागू करवाना होता है, इनका काम नीतियों का निर्माण करना होता है, जबकि इनका काम नीतियों को लागू करवाना होता है। अब ये नीतियां लागू किस पर होती है, संगठन पर लागू होती हैं। तो इसलिए इसके लिए बताया गया, इसका स्तर जो होता है, इसको निम्न स्तरीय नहीं कह रहे हैं। निम्न स्तर में और नीचे के कर्मचारी आ जाएंगे। यहां पर बताया गया इसीलिए कि इसका स्तर जो होता है वो प्रशासन और प्रबंध दोनों के आपसी सहयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लास्ट है, जो प्रशासन होता है यह अधिकारों और शक्तियों का उद्गम बिंदु है, मतलब कि जितने भी अधिकारों का निर्माण होगा, शक्तियां निर्धारित होंगी, वो सब इसी के द्वारा होंगी। इसीलिए प्रशासन को अधिकारों और शक्तियों का उद्गम बिंदु माना जाता है, जबकि प्रबंध जो है वो अधिकार और शक्तियां इसको लागू करने के लिए होती है। मतलब कि प्रबंध जो होता है, प्रबंधक जो होते हैं, वो अधिकारों को और शक्तियों को लागू करवाने का काम करता है। लास्ट में आ जाता है हमारा संगठन। तो इससे संगठन में अधिकार और दायित्व तो प्रभावित होते हैं, यानी कि जो भी अधिकार है, दायित्व है, जो व्यक्ति हैं, वो इसी के द्वारा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। मेरे ख्याल से ये जो आपको मैंने डिफरेंस बताया है ये काफी सिंपल है। इसको थोड़ा सा 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो जरूर बन जाएगा। इसकी फोटो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्न क्रमांक 6। आज का तो दूसरा प्रश्न है इस लेसन के प्रश्न क्रमांक 6 पर। उच्च स्तरीय प्रबंध क्या है और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए या फिर इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। उच्च स्तरीय प्रबंध या उच्च स्तरीय प्रबंधक वह होता है या वे प्रबंधक होते हैं जो कि नीतियों के निर्माण से संबंधित कार्य करते हैं, है ना, जिनका काम उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है ना, जो एक तरीके से पूरी की पूरी, मतलब जिनको अपन संचालक मंडल कहते हैं या जनरल मैनेजर कहते हैं ना, वही उच्च स्तरीय प्रबंधक कहलाते हैं, है ना। ये एक तरीके से संस्था के लिए, मतलब जितने भी प्रकार की नीतियां और उद्देश्य होते हैं, सभी के सभी का निर्धारण इन्हीं के द्वारा किया जाता है ना। इसके अंतर्गत सामान्यतः 3 प्रकार के अधिकारी आते हैं, जैसे हम कहेंगे संचालक मंडल जिनको कहते हैं, चेयरपर्सन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको अपन सीईओ के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है वह किस स्तर के प्रबंधकों में शामिल होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वह उच्च स्तरीय प्रबंधकों के अंतर्गत या उच्च स्तरीय प्रबंधकों की श्रेणी में आता है। इनके मुख्य कार्य क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण करना, मतलब कि संस्था के लिए आगामी वर्षों के लिए क्या क्या उद्देश्य रहने वाले हैं, हमारे व्यापार का स्तर कितना और ज्यादा बढ़ाना है, बिक्री का स्तर यानी कि सेल्स को कितना बढ़ाना है, और इस तरीके की और भी कई सारी चीजें रहती हैं। मतलब किसी भी प्रकार के उद्देश्य होंगे, सभी का निर्धारण उच्च स्तरीय कर्मचारियों के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी बात आ जाती है नीतियों का निर्धारण करना।
अब उद्देश्यों का तो निर्धारण हो गया, अब उद्देश्य तो आपने बड़े बड़े बना लिए, अब उन उद्देश्यों को प्राप्त कैसे करेंगे, तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक नीति जो बनाई जाएगी, उस नीति का भी निर्धारण इन्हीं के द्वारा किया जाता है कि भैया, है ना, रास्ता जो अपन को तय करना है तो कौन कौन से रास्तों से हो करके अपन को जाना है ताकि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। फिर होता है संसाधनों की व्यवस्था करना। संसाधन में कई सारी चीजें आ जाती हैं, है ना, और ये सब इनकी व्यवस्था करना भी उच्च स्तरीय अधिकारियों का काम होता है ना। सबसे पहली बात आती है वित्त की व्यवस्था करना, यानी कि पैसे की व्यवस्था करना कि पैसा कहाँ से आएगा। पैसा हो गया कच्चे माल की व्यवस्था करना, है ना। इसी तरीके से मतलब कुछ भी आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उत्पादन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है उन सभी साधनों को, मतलब उन सभी साधनों की जो व्यवस्था की जाती है वो उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा ही की जाती है। फिर आता है उत्तरदायित्वों और अधिकारों का बंटवारा करना। उसके बाद इन्हीं के माध्यम से ही लोगों की, अपने कर्मचारियों की योग्यताओं के आधार पर उत्तरदायित्वों का निर्धारण कर दिया जाता है कि भैया ये काम आप करने वाले हैं, है ना। उसके बाद उनके अधिकारों का निर्धारण कर दिया जाता है, उनके दायित्वों का निर्धारण कर दिया जाता है कि भैया आप में से कौन व्यक्ति किस कार्य को करने में सक्षम है। मतलब वो देखते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, उसकी रुचि और उसकी योग्यता के अनुसार ही ये क्या करते हैं, उत्तरदायित्वों का निर्धारण कर देते हैं, है ना। कोई भी काम जैसे अपने घर में होता है, जैसे मान लीजिए शादी विवाह का ही काम होता है, तो भैया किस तरीके से क्या क्या प्रोग्राम होने कौन डिसाइड करता है, घर का जो सबसे हेड होता है वही उच्च स्तरीय कहलाते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध या प्रबंधक कहलाते हैं। उसके बाद व्यवस्थाएं भी सारी वही जुटाते हैं कि भैया किस जो इतना खर्चा होने वाला है वो कौन करेगा, भैया खर्चा तो इन्हीं को करना है, तो उसका व्यवस्था भी वही करते हैं। उसके बाद काम लेकिन सारे के सारे खुद नहीं करते हैं, काम करने के लिए भी चाचा मामा फूफा जितने भी हैं सबको उनके कार्य सौंप दी जाते हैं, भैया ये व्यवस्था आपको देखना है, तो ये व्यवस्था आपको देखना है। तो बस उसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि उच्च स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं उनके कार्य क्या क्या होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो है मध्य स्तरीय प्रबंध क्या है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। मध्य स्तरीय प्रबंध या मध्य स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं, सबसे ज्यादा खिचड़ी इन्हीं की पकती है। क्यों पकती है? क्योंकि भैया ये बीचों बीच में फंस जाते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा इनको आदेश निर्देश सुनने पड़ते हैं और फिर सुनाने जाते हैं ये निम्न स्तरीय प्रबंधकों को। निम्न स्तरीय प्रबंधकों को जब सुनाने जाते हैं तो ये उल्टा सुनाने लग जाते हैं कि भैया हमको ऐसी समस्याएं हैं, वैसी समस्याएं हैं। तो उन सभी समस्याओं का निपटारा भी किनको करना पड़ता है? मध्य स्तरीय प्रबंधकों को करना पड़ता है। तो मध्य स्तरीय प्रबंध जो है सबसे ज्यादा काम मेरे हिसाब से तो लगता है इन्हीं को ही करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अगर लिखेंगे कि मध्य स्तरीय प्रबंध क्या है, तो मध्य स्तरीय प्रबंध वह कड़ी है जो उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध को जोड़ने का काम करती है। मध्य स्तरीय प्रबंध को उच्च स्तरीय प्रबंधकों के आदेशों और निर्देशों को सुनकर उनको निम्न स्तरीय प्रबंधकों को समझाना होता है, और निम्न स्तरीय के द्वारा बताई गई समस्याओं को सुनकर हो सके तो अगर उनके पास अगर इतनी क्षमताएं हैं कि अगर उसको सुलझा सकते हैं तो सुलझा दें, और नहीं सुलझा पाते हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो उन समस्याओं को लेकर के कहाँ जाते हैं? वो उच्च स्तरीय प्रबंधक के पास जाते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हर विभाग के विभागाध्यक्ष और उप विभागाध्यक्ष शामिल होते हैं, और सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर होते हैं जो अधिकारी, वो है विभागीय प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक और शाखा प्रबंधक। यही सब अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इन्हीं को विभागाध्यक्ष या उप विभागाध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है ना। इनके कार्य क्या क्या है? सबसे पहला काम है नीतियों को लागू करवाना। नीतियां बनाना नहीं, बनाना किसका काम है? उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। ये क्या करते हैं? वो जो नीति बनाए हैं ये इनको लागू करवाने का काम करते हैं। दूसरा काम क्या है? निर्देश जारी करना, यानी इनको उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा जो भी काम बताया जाता है, जो भी काम सौंपा जाता है, उसी के निर्देश जारी करके ये किसको प्रदान कर देते हैं? अपने निम्न स्तरीय प्रबंधकों को प्रदान कर देते हैं, अपने से नीचे स्तर के कर्मचारियों को भेज देते हैं। अभिप्रेरणा संबंधी कार्य। अभिप्रेरणा का तात्पर्य मोटिवेशन से होता है, यानी कि जब कई बार कर्मचारी काम में रुचि नहीं दिखा रहा होता है या निर्धारित समय में लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये उनको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, है ना। इसमें से कुछ सकारात्मक भी होते हैं, कुछ नकारात्मक भी होते हैं, है ना। कुछ पैसे से रिलेटेड होते हैं, मौद्रिक होते हैं, तो कुछ अमौद्रिक होते हैं, है ना। यानी कि अगर उन्हें अच्छा काम करवाना है तो कई बार तो ऐसा भी कह देते हैं, भैया जल्दी काम करो, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे,
कभी ऐसे कह देते हैं कि हम तुमको क्या पदोन्नति दे देंगे, और कभी ऐसा भी कह देते हैं कि अगर काम समय पर नहीं हुआ बेटा तो कल तुम यहाँ दिखोगे नहीं। तो इस तरीके की बातें जो होती हैं यहाँ पर होती रहती हैं। तो ये अभिप्रेरणा संबंधी कार्य भी कौन करते हैं? मध्य स्तरीय प्रबंध करते हैं, प्रबंधक करते हैं। लास्ट होता है समन्वय स्थापित करना। इतने बड़े उपक्रम की बागडोर सब इन्हीं के हाथों में रहती है। चार बर्तन जहां रहते खटकते हैं, ऐसा तो आपने सुना ही होगा। तो इतने सारे कर्मचारी हो, फिर उनके बीच में तालमेल हमेशा बना रहे, ये तो मतलब कहना बिल्कुल गलत होगा, है ना। तो इसलिए जो भी हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, उनके कामों में, उनकी क्रियाओं में, उनके आपसी संबंधों में जब भी किसी प्रकार की कोई समस्याएं आती हैं तो उनमें समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम कौन करता है? मध्य स्तरीय प्रबंधक करते हैं। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इस आज का अंतिम प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि है निम्न स्तरीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। आपको सबसे पहले बता दूं कि निम्न स्तरीय प्रबंध वह प्रबंध होता है जिसे हम पर्यवेक्षकी प्रबंध या प्रथम पंक्ति का प्रबंधक के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि प्रथम पंक्ति का जो प्रबंध होता है या प्रथम पंक्ति के जो प्रबंधक होते हैं वो निम्न स्तरीय प्रबंधक ही कहलाते हैं। पर्यवेक्षकी प्रबंध भी अपन किसको कहते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंधकों को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो 3 स्तर होते हैं ना। अभी आपने देखा सबसे ऊपर हो गया ये आपका उच्च स्तरीय प्रबंध, ये हो गया आपका मध्य स्तरीय प्रबंध यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये जो निम्न स्तरीय प्रबंध है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसी को अपन क्या कहते हैं? सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं, यानी पर्यवेक्षकी प्रबंध भी कहते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर नीचे कर्मचारी आते हैं, इनको गैर प्रबंधकीय कर्मचारी कहा जाता है। इनका प्रबंध से कोई लेना देना नहीं होता। बाकी अभी जब तीनों स्तर की बात हो रही थी, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध, तो सारे के सारे अभी तक ये सब प्रबंधकीय आदमी थे। मतलब कि मैनेजर्स से रिलेटेड, मैनेजर की पोस्ट वाले आदमी थे, सारे के सारे मैनेजर ही थे। हाँ कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, लेकिन इसके बाद अब जो सबसे नीचे आते हैं, इनके भी नीचे वो कौन आते हैं? आपके कर्मचारी। कर्मचारियों का सीधा संबंध किससे होता है? निम्न स्तरीय प्रबंधकों से होता है। तो इनके लिए मैनेजर, ये सबको तो जानते भी नहीं है, इनके लिए मैनेजर कौन होते हैं? ये जो निम्न स्तरीय मैनेजर होते हैं ना, निम्न स्तरीय मतलब प्रबंधक होते हैं ना, यही क्या होते हैं? इनके लिए मैनेजर्स कहलाते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रबंधकों को क्या कहा जाता है? प्रथम पंक्ति का प्रबंधक कहा जाता है, या इस प्रकार के जो प्रबंध को प्रथम पंक्ति का प्रबंध कहा जाता है। इसको पर्यवेक्षकी प्रबंध भी कहा जाता है, क्योंकि मेन काम इनका निगरानी करना होता है। हमारे जो कर्मचारी हैं वो काम को सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। काम अगर उन्होंने कर लिया तो उनके कार्यों का वो मूल्यांकन करते हैं कि काम इन्होंने जो किया है वो सही तरीके से किया है कि नहीं किया है। तो इसीलिए ये पर्यवेक्षक का काम कर रहे हैं। पर्यवेक्षक मतलब जैसे आपके एग्जाम ड्यूटी में जो घूमते रहते टीचर्स ना, आपको देखने के लिए कहीं आप नकल तो नहीं कर रहे हैं, आप सही तरीके से प्रॉपरली बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं, तो वो भी एक पर्यवेक्षक ही कहलाते हैं। तो इनका काम भी बस वही होता है, अपने कर्मचारियों को निगरानी मतलब निगरानी में रखना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना कि उन्हें किसी प्रकार की असुरक्षा ना हो। इनके कामों पर भी अब जब बात ही कर रहे हैं तो अपन इनके कामों को भी देख लेते हैं। काम इनके हैं कि कर्मचारियों के लिए उचित वातावरण निर्मित करना। उचित वातावरण का तात्पर्य होता है पीने के पानी की व्यवस्था करना, अच्छा माहौल उन्हें प्रदान करना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, है ना। इस तरीके का, है ना, आप वातावरण निर्मित करेंगे तो वो जो कर्मचारी हैं अच्छे से काम कर सकेंगे। कर्मचारियों को कार्य सौंपना, उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा, मध्य स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा इनको काम दिया जाता है ना, तो उसी काम को सरल और स्पष्ट भाषा में वो अपने कर्मचारियों को बताते हैं कि भैया तुमको इस तरीके से काम करना है। कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, कर्मचारी जो जब अपना काम पूरा कर लेते हैं उसके बाद मूल्यांकन करने का काम यही करते हैं कि इन्होंने जो काम किया है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ। अगर कुछ कमी रह गई है तो दोबारा उनसे कार्य कराना, ये भी किनका काम होता है? निम्न स्तरीय प्रबंधकों का या पर्यवेक्षकी प्रबंधकों का काम होता है। और अंत में बात आती कर्मचारियों की समस्याओं को प्रेषित करना। इन कर्मचारियों के लिए यही मैनेजर्स होते हैं। इनको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो ये किसको बताते हैं? अपने इन्हीं कर्मचारियों को बताते हैं, मतलब इन्हीं प्रबंधकों को बताते हैं। किन प्रबंधकों को? निम्न स्तरीय प्रबंधकों को। तो ये जो निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं इनकी समस्याओं को सुनते हैं
निराकरण करते हैं, नहीं हो पाता है तो मध्य स्तरीय प्रबंध, वहां से फिर उच्च स्तरीय प्रबंध तक उन समस्याओं को प्रेषित करते हैं। ये इनके कार्य हो गए। इसमें कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी आते हैं या प्रबंधक जो आते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं? सबसे पहली बात आ गई आपकी कार्यालय प्रबंधक, दूसरे हो गए पर्यवेक्षक, तीसरे हो गए अधीक्षक और चौथे हो गए फोरमैन। फोरमैन के संबंध में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि फोरमैन किस श्रेणी के प्रबंध के अंतर्गत आते हैं? उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत, मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत कि निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत? तो भैया फोरमैन जो है वो कहाँ आते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको ये बता दूं कि निम्न स्तरीय प्रबंध को ही अगर आपसे कहा जाता है निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य लिखिए तो भी लिखेंगे, पर्यवेक्षकी प्रबंध के कार्य लिखिए तो भी ये लिखेंगे, या प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के क्या कार्य होते हैं लिखिए तो भी आपको यही लिखना है। कई सारे नाम हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय में सबसे ज्यादा बार अभी पूछा गया है तो वह प्रश्न यही है, निम्न स्तरीय प्रबंधकों के कार्य लिखिए। तो इस प्रश्न को थोड़ा ज्यादा गौर करके देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि बीएसटी हम थोड़ा सा धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं क्योंकि बीएसटी के एग्जाम में अपने पास समय है, लेकिन फिर भी यह है कि कम से कम 4 से 5 यूनिट तो एग्जाम के पहले पहले इन केबीटी सीरीज के 20 दिनों में आप कम से कम 5 से 6 यूनिट तो रिवीजन कर डालिए। ठीक है ना? तो चलिए हम फिर आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में। आपको बता दें कि वीडियोस तो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन इनके जो पीडीएफ हैं उनको थोड़ा सा समय लग रहा है पीडीएफ मेंटेन करने में। आपको 2-4 दिनों के अंदर सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से मिलने लग जाएगा। तो प्रयास करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसको आप डे बाय डे पढ़ते जाइए। एक टाइम टेबल फिक्स करिए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप इस चीज की तैयारी करिए। और बस समय अपने पास काफी कम बचा हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से ना हो पाए। इतना समय अभी भी पर्याप्त है कि अभी भी अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी करेंगे तो आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। और फिर सीरीज का नाम तो है ही केबीटी, कौन बनेगा टॉपर, तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। ठीक है ना? बस आपको सिस्टमैटिक वे से आपको पढ़ाई करनी है। टाइम टू टाइम एक टाइम टेबल मेंटेन करिए। देखते हैं, हम आजकल में आपको एक टाइम टेबल खुद भी मेंटेन करके देंगे। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो करिए। आपको या फिर अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से आपको बनाना है तो आप उसके हिसाब से टाइम टेबल मेंटेन करिए। पढ़ना आपको ज्यादा से ज्यादा है। जितने भी आपके अब काम है जो समय वेस्ट करते हैं उन कामों से थोड़ा सा दूरी बनाइए और ज्यादा से ज्यादा समय अब आप पढ़ाई में लगाइए। इतना समय भी काफी है आपको टॉपर बनने के लिए। चलिए लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।